4 hours into the flight, a burst of flame. This is the moment the plane crashed into eastern Ukraine. Breaking news to bring you the Reuters news agency reporting that a Malaysian passenger aeroplane has crashed in Ukraine. Utter devastation. As far as the eye can see, an apocalyptic scene. One of the victims fell through into the home of a resident of this small town, leaving no hope that the 298 souls on board survived the fiery crash. 17 जुलाई 2014 मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट 17 ने एम्स्टर्डम से कुआलालंपुर के लिए अपने निर्धारित समय पर उड़ान भरी। उस समय विमान में कुल 298 लोग सवार थे, पर यूक्रेन के विद्रोह प्रभावित क्षेत्र के ऊपर उड़ते समय विमान से संपर्क टूट गया। इसे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया था। विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। यह एक ऐसी घटना थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। वह इसने दुनिया भर को हैरान व परेशान कर दिया। मार्च 2014 में पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क व लुहांस्क खंड में शुरू हुआ विवाद एक गृह युद्ध की शक्ल ले चुका था। इसी के चलते कुछ अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने भी इन इलाकों से विमानों को गुजारना बंद कर दिया था। शुरुआती दिनों में इस खंड के विद्रोहियों ने यूक्रेन के कई बड़े हथियारों के भंडारों पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। मीडिया में आई खबरों के अनुसार इन्हीं हथियारों में सतह से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल था। दुर्घटना के कुछ दिनों पहले ही विद्रोहियों ने यूक्रेनियन एयरफोर्स के 2 विमानों को मार गिराया था, जिसमें पहला एक सैन्य मालवाहक विमान इल्यूसिन सेकंड 76 था, जिसमें करीब 50 यूक्रेनियन सैनिक मारे गए थे। व दूसरा एक AN-26 विमान था, जिसे 21,300 फीट की ऊंचाई पर निशाना बनाया गया था। इससे पहले अप्रैल 2014 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर की सरकारों को दक्षिण पूर्वी यूक्रेन से नागरिक विमानों को गुजारने को लेकर चेता रहा था। इसके अलावा रशियन एयर डिफेंस कंट्रोलर्स ने भी 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 53,000 फीट से कम ऊंचाई पर उड़ान भरने पर पाबंदी लगाई थी। लंबी दूरी के विमान मुख्यतः 33 से 44,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। इन पाबंदियों के कारण रूस की तरफ से यह रूट बंद हो गया था, जिस कारण कई एयरलाइंस ने अपने रूट बदल लिए थे, पर मलेशियन एयरलाइंस के ऑटोमेटेड सिस्टम ने इस प्रतिबंध को अनदेखा किया और रूट नहीं बदला। हालांकि वहीं दूसरी ओर विवादित क्षेत्रों का एयर स्पेस यूक्रेन के नियंत्रण में आता था। वह यूक्रेनियन प्रशासन ने विमानों के 32,000 फीट से नीचे उड़ने पर पाबंदी लगा दी थी, पर एयर स्पेस को पूरी तरह बंद नहीं किया था। कईयों का कहना था कि ऐसा यूक्रेन ने इसलिए नहीं किया था क्योंकि अन्य देशों की तरह यूक्रेन भी अपने क्षेत्र से गुजरने वाले नागरिक विमानों से ओवरफ्लाइट फीस यानी एक शुल्क वसूलता था। युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन को इस शुल्क की जरूरत थी, जिस कारण उसने यातायात पर पाबंदी नहीं लगाई। (17 जुलाई 2014 गुरुवार का दिन फ्लाइट 17 ने भारतीय समय के अनुसार शाम 4:01 पर उड़ान भरी। विमान को दूसरे दिन 18 जुलाई को सुबह 3:40 पर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचना था। विमान में उस समय कुल 258 लोग सवार थे, जिसमें
283 यात्री व 15 क्रू मेंबर यानी स्टाफ के लोग थे। यात्रियों में सर्वाधिक 193 नीदरलैंड के नागरिक थे। इसके अलावा मलेशिया के 43, ऑस्ट्रेलिया के 27, इंडोनेशिया के 12, यूनाइटेड किंगडम के 10, बेल्जियम व जर्मनी के 4, फिलीपींस के 3 व न्यूजीलैंड और कनाडा के 1 नागरिक थे। विमान के सभी क्रू मेंबर्स मलेशिया से थे। निर्धारित योजना के अनुसार विमान को यूक्रेन के ऊपर गुजरते समय 33,000 फीट की ऊंचाई पर रहना था। रात 9:49 पर जब यूक्रेनियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने देखा कि विमान अपने निर्धारित मार्ग से थोड़ा हटकर चल रहा है, तब यूक्रेनियन ATC ने विमान को वापस मार्ग पर आने के निर्देश दिए। यही विमान से हुई आखिरी बातचीत थी। ठीक 1 मिनट बाद 9:50 पर जब यूक्रेनियन ATC ने विमान को ये बताने के लिए कि वो रशियन सीमा में प्रवेश करने वाला है, दोबारा संपर्क किया तो विमान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कई बार जब संपर्क करने के बाद कोशिशें नाकाम रहीं, तो यूक्रेनियन ATC ने रशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया कि शायद विमान उनके रडार पर हो, पर रशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने भी इस बात की पुष्टि कर दी कि विमान लापता हो गया है। जल्द ही विमान की खोज शुरू हो गई। कुछ ही समय में पता चल गया था कि विमान यूक्रेन रूस की सीमा से 50 किलोमीटर पहले विद्रोह प्रभावित डोनेट्स्क खंड के हरावोवे नामक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान का मलबा कई किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। वह यात्रियों के सब बहुत बुरे हालातों में खेतों व जंगलों में बिखरे हुए थे। विद्रोहियों ने अपने क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय दलों को राहत कार्य व जांच की इजाजत दे दी थी। 21 जुलाई तक 272 शव बरामद हो गए थे, जिन्हें पहचान के लिए एक ट्रेन के जरिए खार्किव ले जाया गया। घटना के बाद यूक्रेन ने अपने पूर्वी हिस्से की ओर जाने वाले सभी वायु मार्ग बंद कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन समझौते यानी कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन के अनुसार विमान दुर्घटना की जांच वही देश करता है जिसमें घटना हुई हो, पर वह देश जांच किसी अन्य देश को भी सौंप सकता है। इस घटना की जांच की जिम्मेदारी यूक्रेन ने नेदरलैंड्स को सौंपी। नेदरलैंड्स की जांच एजेंसी डच सेफ्टी बोर्ड व इसी की अध्यक्षता वाली एक अंतर्राष्ट्रीय जांच टीम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिंग टीम यानी JIT ने 2 अलग-अलग जांच शुरू की, जिसमें एक विमान में तकनीकी कमी को लेकर थी व दूसरी आपराधिक जांच थी। इसके अलावा मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया व यूनाइटेड किंगडम से भी कई जांच दल भेजे गए। 18 जुलाई 2014 को विद्रोहियों ने विमान के ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया, जिसे बाद में उन्होंने डोनेट्स्क में मलेशियाई जांच दल को सौंप दिया था। नवंबर माह के अंत तक विमान के सभी टुकड़े घटना स्थल से उठा लिए गए थे, जिन्हें वापस नेदरलैंड्स ले जाकर जांच के लिए जोड़ा गया। 9 सितंबर 2014 जांच कमेटी डच सेफ्टी बोर्ड ने अपनी पहली जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की। रिपोर्ट के अनुसार विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया कि विमान के आगे के हिस्से में हुए नुकसान से ऐसा पता चलता है कि विमान से बाहर की तरफ से कोई बेहद विस्फोटक वस्तु टकराई थी। 13 अक्टूबर 2015 को डच सेफ्टी बोर्ड ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें जांच में निकल कर आया कि विमान को एक बक 9M38 सीरीज सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया गया था। वह मिसाइल को 9N314
M एयर डिफेंस सिस्टम से चलाया गया था। इससे पहले भी अमेरिका व यूक्रेन की जांच एजेंसियां इस एयर डिफेंस सिस्टम से हमले का जिक्र कर चुकी थीं। एजेंसियों के अनुसार इस सिस्टम में सैन्य एवं नागरिक विमानों का अंतर पहचानने की क्षमता काफी कम थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यूक्रेन द्वारा जंग होने के बावजूद रूट को ना बदलने की बात भी कही गई। मिसाइल को किसने चलाया था, डच सेफ्टी बोर्ड ने इस बात की पुष्टि अपने रिपोर्ट में नहीं की। हालांकि ये पक्का था कि मिसाइल विद्रोहियों के इलाके से चलाई गई थी। जिसके बाद जुलाई 2015 में मलेशिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के समक्ष जांच के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के गठन का प्रस्ताव रखा। वह प्रस्ताव को 15 में से 11 सदस्यों का समर्थन भी मिला, पर बाद में रूस ने इस पर वीटो लगा दिया। इसके अलावा नेदरलैंड्स के न्याय मंत्रालय ने मामले की आपराधिक जांच करवाई। जांच में गवाहों को सुना गया व इंटरनेट और सैटेलाइट से प्राप्त जानकारियों को जांचा गया। हालांकि दिसंबर 2014 में सिक्योरिटी काउंसिल को दिए अपने बयान में नेदरलैंड्स की सरकार ने कहा कि वह किसी पर भी विमान को गिराने का आरोप नहीं लगा रही है। 28 सितंबर 2016 नेदरलैंड्स के नेतृत्व वाली ज्वाइंट इन्वेस्टिगेटिंग टीम, जिसमें बेल्जियम, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया व मलेशिया भी शामिल था, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए तथ्यों का खुलासा कर दुनिया को चौंका दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम के अनुसार बक मिसाइल सिस्टम को घटना के दिन ही रूस से यूक्रेन लाया गया था व घटना के बाद इसे वापस रूस भेज दिया गया। टीम के अनुसार वापस भेजते समय सिस्टम में एक मिसाइल कम थी। टीम ने कहा कि उन्होंने 100 ऐसे लोगों की पहचान की थी जो इस कार्य से जुड़े हुए थे, पर ये सब किसके आदेश पर हुआ इसकी जानकारी टीम को नहीं थी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ रूस ने इन तथ्यों का खंडन किया व रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर रूस को भी टीम में शामिल किया जाता है तो रूस तथ्यों की गहन पड़ताल करेगा। 28 मई 2018 इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपने आधिकारिक बयान में फिर कहा कि घटना में इस्तेमाल हुए बक मिसाइल सिस्टम रूसी 53rd एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ब्रिगेड से आया था। दूसरे दिन नेदरलैंड्स व ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने रूस को उसके हिस्से के लिए जिम्मेदार ठहराया व दुनिया भर की कई सरकारों ने इसका समर्थन किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर एक बार इन आरोपों का खंडन किया, लेकिन इस बार मलेशियाई प्रधानमंत्री मताहिर मोहम्मद ने भी इन्वेस्टिगेशन टीम पर आरोप लगाए कि वह हर बार रूस पर बेबुनियाद आरोप लगाती है। 19 जून 2019 नेदरलैंड्स के न्याय विभाग ने अंततः घटना के लिए 4 लोगों को आरोपी बनाया, जिसमें 3 रूसी व 1 यूक्रेनियन नागरिक था। सभी के खिलाफ इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट जारी किए गए। दूसरे साल 9 मार्च को हेग के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई भी शुरू हुई, पर किसी भी आरोपी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। सुनवाई अभी भी जारी है। घटना के बाद दुनिया भर में मरने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। 23 जुलाई 2014 को नेदरलैंड्स में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया व 3 साल बाद एक स्मारक का निर्माण कराया गया, जिसमें हर एक जान गंवाने वाले के नाम पर एक पेड़ लगाया गया व मलेशिया में भी जगह जगह शोक सभाएं आयोजित हुई।